वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित मैथ्स BSR। और हमने वो लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था यूनिट 3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने तुम लोगों को वहाँ इंट्रोडक्शन बताया था कि इक्वेशंस क्या होती है और लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। इक्वेशंस का मतलब इक्वलिटी, और इक्वेशंस वन वेरिएबल में भी होती हैं, टू वेरिएबल में भी होती हैं। ये सारा इंट्रोडक्शन मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। अब हम जो थीम पकड़ेंगे वो हमारी जो पहली वीडियो का कंक्लूजन था कि ये जो चैप्टर है इसका मेन बेस है सॉल्यूशन। तो अब हम इस चैप्टर में सॉल्यूशंस पे वर्क करेंगे। बट क्योंकि ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो इसमें हमें एक पेयर मिलेगा और हमें उस पेयर के सॉल्यूशन पे वर्क करना होगा। तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को कॉमन सॉल्यूशन का नाम देंगे, ना कि सॉल्यूशन। यानी अंडरस्टूड है कि हम उसको कॉमन सॉल्यूशन ही सोचेंगे। बुक्स में सॉल्यूशन लिखा होगा बट हम उसे सोचेंगे कॉमन सॉल्यूशन। तो अब हम ये कॉमन सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो इस कॉमन सॉल्यूशन को फाइंड करने के हमारे पास फिलहाल दो मेथड है, एक तो ग्राफिकल और एक एल्जेब्रिकल। यानी ये सॉल्यूशंस हम ग्राफिकल भी फाइंड कर सकते हैं और एल्जेब्रिकल भी। तो आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पेयर है लीनियर इक्वेशन का, जैसे मैंने यहाँ पे तीन पेयर लिखे हुए हैं कि एक पेयर हमारे पास ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। ये तीन डिफरेंट पेयर्स हैं। मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लिए हैं ये, और इसको हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं? तो ये कुछ नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है कि जो हमने नाइन्थ में सीखा है वही हमें सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट करना है। और मैंने कल भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके ऊपर, पर आज मैं तुमको प्रॉपरली इसको बताता हूँ कि जैसे हमने सपोज क्वेश्चन नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया और इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, क्योंकि जब हम इसके सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि सॉल्यूशंस ही वो पॉइंट होते हैं जो उस इक्वेशन की रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पे लाइज करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए जैसे मैं पहली इक्वेशन पे काम करूंगा। पहले मैं यहाँ पे इसका तरीका मैंने कल तुम्हें बताया था कि सबसे पहले, क्योंकि हम टू वेरिएबल की इक्वेशन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हमें इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए पहले हम एक जो वेरिएबल है आइदर x और y उसको कुछ सपोज करेंगे और उससे फिर हम दूसरा वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे सपोज मैं x को, वैसे सबसे अच्छा ये होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए कि हमेशा एक वेरिएबल को जीरो कर दो, तो वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम सबसे पहले लेट कर लें x = 0 और हम x को अगर जीरो कर देते हैं, जीरो का मतलब x को हम हटा देते हैं, तो x को अगर हमने हटाया तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा y, और इससे इजीली y की वैल्यू 6/3 यानी कि 2 फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन फाइंड हो गया 0, 2। यहाँ पे हम एक टेबल बना देंगे, इसके आगे बना देता हूं मैं एक टेबल ऐसे बना के रखेंगे जिसको तुरंत फिल करना है। जैसे ही तुम यहाँ x0 पुट करोगे तुरंत इसे फिल कर दोगे, और फिर जब y निकल के आएगा तो y की वैल्यू तुरंत यहाँ फिल कर दोगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट फाइंड हो गया, पहला सॉल्यूशन x0 y2। फिर हम एक बार y को जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी बार मैं y0 कर देता हूँ। तो जब हम y0 करेंगे तो y की वैल्यू जब यहाँ 3 के साथ पुट करोगे मल्टीप्लाई में 0, तो अब तुम देखोगे कि ये जो 3 × 0 करके ये 0 हो जाएगा, और इससे तुम्हें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी
x इक्वल 6। तो यहां पे फिल कर दिया तुमने y इक्वल टू 0 और x इक्वल 6। वैसे तो 2 पॉइंट से हमें एक लाइन फाइंड हो जाती है। अगर हम किसी प्लेन पे 2 पॉइंट मार्क करें तो एक लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट भी हम फाइंड करेंगे तब भी वो यूनिक लाइन ही फाइंड होगी। तो अगर हम एक पॉइंट और निकाल लें या और निकाल लें तो लाइन तो वही बनेगी, पर हम क्रॉस चेक कर पाएंगे कि हमारे सॉल्यूशन सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट को मिला दोगे तो लाइन तो बन जाएगी। अब मान लो तुमने 3 पॉइंट निकाले जिनमें से 2 तुम्हारे सही है, ये गलत है, ये ए और बी तुम्हारा सॉल्यूशन सही है और तुम्हारा सी सॉल्यूशन गलत है। जैसे सपोज मैं ऐसे लिख देता हूं एक रॉन्ग सॉल्यूशन, मैं मान लो लिख दूं 5 3, किसी बच्चे ने निकाल दिया, तो उसने ये प्लॉट किया ए, ये प्लॉट किया बी और ये सी, ये रॉन्ग है, ये दोनों सही है। तो एक्चुअल में तुम्हारी लाइन ये होनी चाहिए। पर अगर मान लो पॉसिबिलिटी बनती है तो यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन जाती है कि कोई बच्चा अगर बी और सी को कनेक्ट कराएगा तो ये लाइन भी बना सकता है, और ए और सी को कनेक्ट करेगा तो ये लाइन भी बन सकती है, और बी और सी, ए और बी को ये लाइन, पर इनमें से सही एक है, यानी जो इस रॉन्ग पॉइंट से जा रही है ये दोनों लाइन गलत है। इसका मतलब सही लाइन ये है। तो हमें इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि जब ये पॉइंट इस पे लाइन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ एरर की है, या तो प्लॉटिंग में एरर की है, कैलकुलेशन में, तो हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। वरना 2 पॉइंट हमारे लिए सफिशिएंट है अगर हमारी प्लॉटिंग और कैलकुलेशन दोनों सही है। तो मैं तो फिलहाल 2 से ही कर देता हूं, तुम लोग कोशिश करना कि 3 निकालोगे जिससे कि क्रॉस चेक हो जाए। तो ये हमने पहली लाइन के 2 सॉल्यूशन फाइंड किए। अब हम ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी ये टेबल बना देंगे और फिर यहाँ पे भी हम इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो अब मैं फिर से इक्वेशन सेकंड लेता हूं और 2x - 3y = 12। एक बार मैं x को 0 करता हूं, लेट x = 0। तो जैसे ही मैं x को 0 करूंगा ये x की टर्म खत्म और बचेगा -3y = 12। मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, y = 12/-3 यानी फाइनली -4। ये काम तुम 9th क्लास में कर चुके हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूं। फिर एक बार ऐसे ही तुम y को 0 करोगे, तो जैसे ही y 0 करोगे ये टर्म खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पास बचेगा केवल 2x, और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। तो ये सॉल्यूशन आया 0 6। वैसे तो हमें दिख गया कि एक सॉल्यूशन दोनों का कॉमन आ रहा है, बट अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे। अब हमने सॉल्यूशन निकाल लिए है और अब हम इनको प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग भी हमने 9th क्लास में सीखी थी कि हम किस तरह से कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन y एक्सिस, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ओरिजिन, और इस ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव x और लेफ्ट साइड नेगेटिव x, अप साइड पॉजिटिव y, डाउन साइड नेगेटिव y। और इसमें जो ग्राफ पेपर होता है हमारा स्टैंडर्ड, अगर हम लेते हैं, अगर हम उसको, वैसे तो स्केल को अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो हमारा ग्राफ, अगर हम स्केल को कुछ नहीं मानते हैं तो यहां से एक यूनिट के डिस्टेंस पे 1, एक यूनिट पे 2, एक यूनिट पे 3, एक यूनिट 4, 5 एंड 6। नेगेटिव चलेंगे तो -1, -2, -3, -4। अप साइड चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। डाउन चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ये एरो होते हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट। अब हमारा सबसे पहले इक्वेशन का ग्राफ हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 0 2, और उसको मार्क करने के लिए सबसे पहले हमें x काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम y पे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम x काउंट करते हैं तो x तो 0 है, तो 0 है तो फिर हम ओरिजिन से ना तो आगे चल सकते हैं ना पीछे, क्योंकि हमें उसके लिए काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, और काउंटिंग हमारे पास कोई है नहीं, हमारे पास है 0, तो हम यही रहेंगे। उसके बाद फिर हम y देखेंगे, y है 2 +2, साइन भी देखेंगे +2, तो y काउंट करेंगे 1 2,
तो फाइनल डेस्टिनेशन ये होगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 2 को। और वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात होती है, आगे से ध्यान रखना कि वाई एक्सिस पे हमेशा वो पॉइंट आएंगे जिनका एक्स 0 होगा, और एक्स एक्सिस पे हमेशा वो पॉइंट आएंगे जिनका वाई 0 होगा। तो जिस पॉइंट का भी एक्स 0 है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाइज करेगा। पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर, नेगेटिव है तो ओरिजिन के नीचे। अब ऐसे दूसरा पॉइंट है एक्स 6, अब एक्स काउंट करेंगे 6, पर वाई की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वाई की वैल्यू नहीं है तो ना हम ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर या नीचे चलने के लिए हमें काउंटिंग चाहिए। काउंटिंग हमारे पास है नहीं, तो हम इसी लाइन पे यहीं रहेंगे। तो ये पॉइंट होगा 6 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा देंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन बन के आएगी यही हमारी उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह से इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं हम कितना भी, और ऐसे ही थोड़ा सा इसको इस साइड बढ़ा देंगे। एरो बना देंगे और इस लाइन के ऊपर लिख देंगे कि ये इक्वेशन x + 3y = 6 की लाइन है, और ये पॉइंट था 0 2, ये वाला पॉइंट 0 2। अब इसके बाद दूसरी वाली के सॉल्यूशंस हमारे पास हैं x 0 y -4, तो 0 है y -4, तो यहां पे हम पहुंच गए। ये पॉइंट है x 0 और y -4। उसके बाद दूसरा पॉइंट है x 6 y 0, तो ये पॉइंट तो यह है ही। अब इन दोनों को मिला देंगे, और इसके ऊपर मार्क कर देंगे इक्वेशन 2x - 3y = 12। तो हमने देखा कि हमारे जो ग्राफ में लाइंस बनी जो इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और कभी भी ये स्टैंडर्ड होता है कि लीनियर इक्वेशन का हम कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी, और उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाइज करेंगे ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अब हम देखते हैं कि वो लाइन की पॉसिबिलिटीज हमारे पास, वैसे ये जनरल है कि अगर एक प्लेन है हमारे पास, प्लेन का मतलब कोई भी एक स्मूथ सरफेस, और अगर उस पर हम दो लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हमारे पास 3 ऑप्शन बनते हैं। या तो वो दोनों लाइन ऐसी होंगी, करके देखना किसी भी पेपर पे 2 लाइन ड्रॉ करके देखना, तो 3 ऑप्शन बनेंगे। या तो लाइन ऐसी बनेगी, या लाइन ऐसी बनेगी, और या फिर लाइन ऐसी बनेगी। यानी या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, और वो भी एक यूनिक पॉइंट पे। 2 लाइन एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट पे ही काट सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं काट सकती। मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 लाइन के एक ही होता है। या फिर काटेंगी नहीं, यानी कि पैरेलल लाइन, और या दोनों कोइंसाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बनते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ बना वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बना, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट 6 0 हैं इंटरसेक्ट कर रही है। इसको अपने दिमाग में फीड कर लो। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन, अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, एक हमारे पास दूसरा ग्राफ है और उसको भी हम बना के देखते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, x + y = 5 पहली इक्वेशन, और 2x + 2y = 10। पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। तरीका वही है, एक वेरिएबल को लेट करेंगे, दूसरा वेरिएबल सब आएगा। x को 0 करते हैं तो y 5 आता है, y को 0 करते हैं तो x 5 आता है। x 0 y 5, y 0 x 5। तो बहुत इजी है, यानी कि तुम्हें 0 जरूर यूज करना है। अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन पे। ये थोड़ी सी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, और इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो बहुत से लोग करते भी हैं रिसर्च, पर तुम्हें नहीं करनी, कि वो देखते हैं कि ये सारी टर्म्स 2 की डिविजिबल है। तो अगर इसको हम सब सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन x + y = 5, यानी ये तो पहली इक्वेशन आ गई।
तो बहुत से लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, नहीं, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। और इसके केस में एक बात और ध्यान रखनी है, तुम्हें देखते आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से किस तरह से मैच कर रही हैं। तो उस केस में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन डिफरेंट होने चाहिए। दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन अलग अलग वैल्यू से ही निकालोगे। अब जैसे 0 से तुमने यहाँ निकाला है तो इसमें नहीं निकालोगे, अब इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यू तुम्हें सपोज करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं कुछ अलग वैल्यूज लूंगा। तो सपोज करो कि मैं इसमें x की वैल्यू 1 लगा देता हूं। तो जब यहाँ x की वैल्यू 1 लगाओगे, लेट x इज इक्वल टू 1, मैं सेकंड इक्वेशन में लगा रहा हूं। तो जब यहाँ 1 लगाते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल 10, तो 2 1 जा 2 प्लस 2y इक्वल 10, तो प्लस का इधर जाके माइनस आ जाएगा, 10 माइनस 2, 2y इक्वल 8, y इक्वल 8/2 यानी कि 4। वैसे मैं तुम्हें एक शॉर्टकट टेक्निक भी दिखाऊं कि जब तुम्हें दिख रहा है कि ये इक्वेशन सॉल्व करने पे ये बन रही है, तो तुम सॉल्यूशंस इसमें ना सोच के इसी में सोच सकते हो। देखो तुम्हें कोई, क्योंकि इस केस में तुम देखोगे कि दोनों के सारे सॉल्यूशन सेम ही आएंगे, इसीलिए तो मैंने मना किया कि ऊपर वाले से डिफरेंट लेने। तो अब ये सॉल्यूशन तुम यहां से ही फाइंड करके देखते तो यही आता। अब लेकिन लेना उससे कुछ अलग है, और सोचना तुम्हें इसमें भी सोच सकते हो, इसमें भी सोच सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वेशन ये एक जैसी हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 लगा के देखो, तो जब ये 2 लगाओगे तो इधर जाके माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। अब तुम यहां से निकालोगे तब भी यही आएगा 2 3। अब तुम जब इनको प्लॉट करोगे, ये x ये y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जब तुम इसको प्लॉट करोगे तो तुम देखोगे कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट हो गया x 0 और y 5, x 5 y 0, 1 2 3 4 5, x 5 y 0। अब इन दोनों को तुमने मिलाया तो एक लाइन फॉर्म हो गई, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको? पहली वाली इक्वेशन को। ये पहली वाली के सॉल्यूशंस हमने निकाले थे, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है, x प्लस वाई इक्वल 5 को, x प्लस वाई इक्वल 5। अब दूसरी वाली के अभी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, जैसे 1 4, तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे x1 और y4, 1 2 3 4, तो तुम देखोगे कि वो जो तुम्हारा पॉइंट होगा 1 4 वो इसी लाइन पे सेट हो जाएगा। ऐसे जो नेक्स्ट पॉइंट है 2 3, तो जब तुम 2 3 को काउंट करोगे 2 और 1 2 3, तो 2 3 भी इसी पे सेट हो जाएगा। तो फाइनली तुमने देखा कि दोनों लाइन के चारों पॉइंट जो डिफरेंट हमने इक्वेशन से निकाले थे, वो मिला के एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इस केस में वो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है इस तरीके से। ये पहली लाइन है, इसके ऊपर ही दूसरी आ गई, तो हमें तो ऊपर से देखनी है, तो ऊपर से हमें एक ही लाइन दिखेगी, तो हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने पे ये एक लाइन हमें शो हो रही है, तो इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। और इस केस में ये सारे सॉल्यूशंस दोनों के कॉमन है। तो ये हुई हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी, कोइंसिडेंट लाइंस। इसके बाद अभी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और बची है, और उस पॉसिबिलिटी को अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एक पेयर है x माइनस वाई, तीसरा पेयर x माइनस वाई इक्वल 8 और 3x माइनस 3y इक्वल 16। अब अगर तुम पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हो और इसकी टेबल बनाते हो, तो ये तो तुम आसानी से बना सकते हो। यहाँ x की जगह तुम 0 लगाओगे और माइनस वाई इक्वल टू 8, तो x 0 तो y माइनस 8, और y को 0 करते हो तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो फाइनली ये तो सॉल्व हो गया। बट तुम्हें दूसरे वाली टेबल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और वो अभी मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया है मैंने, कि जिससे तुम्हें वो प्रॉब्लम अभी पता चल जाए कि जब तुम दूसरी इक्वेशन पे काम करोगे
ये पहली है, ये दूसरी है, इक्वेशन 2 3x माइनस 3y इक्वल 16। अब तुम अगर इसमें x की वैल्यू 0 डालते हो यहाँ पे, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की जो वैल्यू आती है 0 माइनस 3y इक्वल 16, और ये यानी माइनस 3y इक्वल 16, तो y इक्वल 16 अपॉन माइनस 3। बहुत से जगह मैंने देखा है कि कुछ लोग फोर्स करते हैं और कहते हैं कि कोशिश करो कि सॉल्यूशन होल नंबर में निकले। आप कर लो इसमें कोशिश, होल नंबर में कहां से निकालोगे, यानी कि तुम इसके सॉल्यूशंस होल नंबर में नहीं निकाल सकते। तो ये होल नंबर पर फोकस करना कोई जरूरी नहीं होता है, तुम होल नंबर को सोचने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, बस इतना जरूर है कि हमारे ग्राफ की एक्यूरेसी 0.1 की होती है और हम ग्राफ पे केवल 0.1 को प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट के डेसिमल के एक प्लेस तक हम प्लॉट कर सकते हैं, तो फिर डेसिमल में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर डेसिमल में भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, चाहे वो एग्जैक्ट आ रहा है या अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो हम एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, अब इसका एक अप्रोक्सीमेट ही आएगा पॉइंट, और वही इसके लिए एक सही पॉइंट माना जाएगा और उसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। तो जब इससे तुम इसको डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, बचा 1, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, डैश डैश डैश। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन गया। रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर हम अभी बता रहे थे कि ग्राफ पे हम डेसिमल के एक प्लेस तक प्लॉट कर सकते हैं, केवल एक प्लेस। तो इसलिए हमें इसको राउंड अप करना पड़ता है इस सेकंड डिजिट को देख के। अगर ये डिजिट 1 से लेके 4 तक है तो इसे छोड़ दो, और अगर ये 5 से लेके 9 तक है तो इसको छोड़ दो, पर एक ऐड करके छोड़ना है। यानी कि अगर ये तुम्हारा आंसर 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 तक है तो आंसर लिखो 5.3। और अगर तुम्हारा वैल्यू 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 तक है, तो इसको हटाते समय अब तुम्हें यहाँ 1 ऐड करना पड़ेगा और 5.4 काउंट कर दो। यानी मोर देन 5 के लिए सेकंड प्लेस पे अगर है 5 या 5 से बड़ा, तो एक नेक्स्ट नंबर पे तुम्हें उसको प्लॉट करके दिखाना है, और 4 तक है तो उसे छोड़ सकते हैं। तो बाकी इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम इसका कोई ऑप्शन तलाश नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन केवल यही है कि तुम्हें इसे डेसिमल में ही करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी इसको होल नंबर में नहीं कर सकता, ये डिजिट ही ऐसी है। और ये एनसीईआरटी की ही डिजिट है, क्वेश्चन नंबर 4 की डिजिट है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का शायद सेकंड पार्ट है ये। तो वहां पे तुम देखोगे कि इसकी दुनिया में कोई ताकत नहीं कि इसको होल नंबर में सॉल्व कर ही नहीं सकते, डिजिट ही ऐसी है। तो इसलिए इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि होल नंबर जरूरी नहीं है, हम बेकार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम तुरंत ही जो आंसर आ गया उसी के हिसाब से निकाल देंगे, इसको प्लॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x 0 और y आया माइनस का 5.3। ठीक है, अब ऐसे ही जब तुम y 0 करोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि 3 नीचे जाएगा। तो जब y 0 करोगे तो बस ये आंसर प्लस में आएगा 5.3। तो तुम्हें कोई इसमें परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ग्राफ सही माना जाएगा और उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, तुम भी प्लॉट करके देख लेना। ये जो इक्वेशंस बनेंगी जब इनको प्लॉट करोगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x 0 और y -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट हो गया x 0 और y -8। x 8 y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट हो गया 8 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन तुम फॉर्म कर दोगे, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई और ये हमारी इस इक्वेशन को x - y = 8 को रिप्रेजेंट करेगी। अब दूसरा देखो, x 0 y -5.3, 1 2 3 4 5 और बीच में 10 खाने होते हैं छोटे वाले स्मॉल स्क्वायर्स, तो इनमें से 1 2 3 4 5 तुम 3 गिनोगे और यहां पहुंच जाओगे, ये हो जाएगा 0 और -5.3। ऐसे ये है 5.3 और 0, 1 2 3 4 5
5.3 और 0, 5.30। जब इसको मिलाओगे तो अब तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी दो पैरेलल लाइन फॉर्म हो जाएंगी और देखने में ऐसा लगेगा कि इनको कितना भी प्रोड्यूस करो ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो कुल मिला के जब हम ग्राफ बनाएंगे किसी भी पेयर का लीनियर इक्वेशन के, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है और वो तीन पॉसिबिलिटी को हम देखें तो हम उसके बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये सारे ग्राफ तुम शेयर करोगे। जब भी हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन बनते हैं। मान लो हमें एक सिस्टम मिल गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये हमारा पेयर है। और जब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमने देखा हमारे ग्राफ तीन तरीके के बने। एक ऑप्शन कि वो जो लाइन बनी जो पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो ग्राफिकली मैं इसे L1 बोलूं और इसे L2 बोलूं, तो ये जो लाइन है मान लो L1 को रिप्रेजेंट कर रही है और एक दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है किसी भी क्वाड्रेंट में या एक्सिस पे। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। ये ग्राफ जो बना ये बना इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस ग्राफ को शेप को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा और इंटरसेक्टिंग लाइंस के ग्राफ को हम देखते हैं कि इस पे हमें एक ये यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कर भी नहीं सकती, यानी इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट। तो इस केस में इंटरसेक्ट एट ए यूनिक पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन भी यूनिक होता है, यानी एक्जैक्टली वन पॉइंट हमें मिल जाएगा और उस पॉइंट पे जो x की और y की वैल्यू होगी वही हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगी जो हमें फाइंड करना होता है। और इस केस में हम इस सिस्टम को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम। और इसका दूसरा ऑप्शन फिर हमारे पास एक बनता है, ये भी कॉन्सिस्टेंट का ही होता है। कॉन्सिस्टेंट के दो केस होते हैं। इस केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो आता है वो दोनों की एक ही लाइन आती है। यही लाइन L1, जैसे यहाँ तो अलग अलग थी, यही लाइन L2, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। जितने भी पॉइंट तुम प्लॉट करोगे वो सब एक ही लाइन पे आएंगे। वैसे तो दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ के दो पॉइंट और ये दो पॉइंट अलग अलग है, एक पॉइंट दोनों का कॉमन है। यहाँ पे चारों पॉइंट ही एक लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे और इस केस में इस ग्राफ को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का। और इस केस में ये वाला केस था यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये केस कहलाता है, यहां मैं लिखता हूं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस है। और तीसरा केस तुम देखोगे कि जब तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारी दोनों लाइन, ये तो L1 हो गई और ये L2 हो गई।
इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइन का है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन के केस में नो सॉल्यूशन, यहां तुम कोई कॉमन सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन का केस है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट पेयर। ये जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी कहलाता है, और ये यूनिक सॉल्यूशन और वो नो सॉल्यूशन। इस केस में हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, इस केस में भी हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, केवल इस केस में हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वैसे एक हमारे पास शॉर्टकट जो टेक्निक है वो भी है हमारे पास एनसीईआरटी में, कि हम चाहें तो इसको एल्जेब्रिकली भी आसानी से चेक कर सकते हैं, कि हम बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट का केस है, इनकंसिस्टेंट, तो हम आसानी से एल्जेब्रिकली भी बता सकते हैं, और बहुत आसान होता है कि ये जो x है इसके जो कोफिशिएंट है इनका रेशियो देख लो, यानी तुम a1/a2 चेक कर लो अलग से सॉल्व करके। जैसे यहां पे मैं तुम्हें बताऊं, a1 तो 1 है, a2 2 है, तो तुम a1/a2 निकालोगे तो ये आएगा 1/2। फिर तुम जो दूसरा वाला y है, कोफिशिएंट हमारा दूसरा वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है b1 और ये b2, इसका रेशियो निकाल लो b1/b2। अब तुम देखोगे तुम्हारे पास दो ऑप्शन बनेंगे, जैसे तुमने यहाँ b1/b2 निकाला, b1/b2, तो ये आया +3/-3 यानी कि -1। दो ऑप्शन बन गए। एक इस वाले केस को अगर तुम देखो तो a1/a2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, और b1/b2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो तुम्हारे पास हमेशा दो ऑप्शन बनेंगे, ये दूसरी इक्वेशन का केस है और ये पहली इक्वेशन का केस है। तो तुम देखते हो इस वाले केस में दोनों डिफरेंट आ रहा है, इस वाले केस में दोनों सेम आ रहे हैं, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो ये डिफरेंट होंगे या फिर ये सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो फिर तुम्हारे पास इन दोनों में से एक ऑप्शन बनेगा, अगर डिफरेंट होंगे तो फिक्स हो गया कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर उसका ग्राफ बनाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर ये दोनों रेशियो अलग अलग है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, अब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, इस दोनों में ये इक्वल होता है। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएट होगा कि इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट और नो के लिए फिर तुम्हें तीसरा रेशियो देखना पड़ेगा। अब देखो ये केस तो डिफरेंट वाला है, तो ये तो खत्म हो गया, अब इसमें तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है C1/C2। अब केवल जब ये इक्वल होगा, यानी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसमें तुम्हें अभी C1/C2 चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ C1/C2 की वैल्यू जो आ रही है इस केस में वो आ रही है 5/10 यानी 1/2। तो ये भी तीनों, ये भी इनके जैसे ही आ गए दोनों के, तो तीनों इक्वल आ गए। तो अगर तीनों इक्वल आते हैं, C1/C2 भी वही आ जाता है, तो समझ लो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये अलग आता है, नॉट इक्वल, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो इसके भी चेक करने की क्वेश्चंस हमारे पास बुक में हैं। आज तुम ये एक्सरसाइज जो है 3.2, एक्सरसाइज 3.2, अब तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और एक लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ का 7, ये क्वेश्चंस तुम इसमें से कर सकते हो, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।